नमस्कार। लगता है जूते खाकर ही मानोगे। आपने देखा होगा वीडियो के बीच में एक छोटा सा चलता है। अमेरिका और इजराइल की वही स्थिति हो गई है। सब कुछ जानते हुए डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के सामने पता नहीं क्या मजबूरी है। खुद की भद्द पिटवा रहे हैं, अमेरिका की पिटवा रहे हैं। आज फिर समझौता नहीं हुआ और अब इस बार समझौता जब नहीं हुआ है तो ये समझिए कि इस पहली बार दोनों बड़े नज़दीक थे। क्यों नज़दीक थे? पहले तो ये होता था कि अमेरिका कह देता था समझौता हो रहा है, ईरान कहता था कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बार ईरान भी ये कह रहा था कि साहब अभी उसने दूसरी चीज़ों पे कि तारीख को लेकर अभी इतनी जल्दी तारीख नहीं दे सकते और बाकी चीज़ों की कि पहले गारंटी चाहिए हमको। यानी ये समझ में आया कि पीछे पीछे कुछ शर्तें तय हुई हैं और अब थोड़ी सी अड़चन कहीं पे है, यानी समझौते के बहुत नज़दीक है। लेकिन फिर वही शनिवार रविवार सोमवार वाला चक्कर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के सारे खेल शनिवार रविवार और सोमवार में हो रहे हैं। शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप या तो आज रात को बवाल काट दूंगा का बयान देते हैं और या फिर ये बयान देते हैं कि समझौता होने वाला है और सोमवार को स्थिति पलट जाती है। और ये ज़्यादातर लोग जो ये मान रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इन घोषणाओं से बाज़ार को मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत सारे इस पर रिसर्च आए, मैंने भी वीडियो बनाया था। वो इस पर खास ध्यान देते हैं कि जिस दिन मार्केट बंद होता है उससे एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप खलबली मचाते हैं, अगले दिन लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, उसके बाद मामला उलट देते हैं। पर इस बार जो बातें हो रही हैं वो लग रहा था कि शायद कुछ हो जाए। हालांकि मुझे फिर भी लग रहा था नहीं होगा और मैंने इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाया, आपको याद होगा कि समझौता होने वाला वगैरह वगैरह। अब सिचुएशन दूसरी है। अब सिचुएशन ये है कि खुद अमेरिका भी जाने वाला है इजराइल के चक्कर में। कैसे? ये जो जितने अमेरिका के दोस्त देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, बहरीन हो, ये सब भले ही अमेरिका के वफादार हों पर इनकी हालत तृणमूल कांग्रेस जैसी है। नेता अमेरिका के साथ हैं, जनता अमेरिका के खिलाफ है। पूरी अरब दुनिया अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को जितना टाल रहे हैं उतना झेलने वाले हैं। और नेतन्याहू, जैसा मैंने बताया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब इजराइल को खतरे में डाल रहे हैं। आज इसी पे बहुत सारी डिटेल से हम डीप डिस्कशन करेंगे। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। इस बार फिर से समझौता अगर टल रहा है और इस बार समझौता अगर नहीं हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने और पाकिस्तान ने दोनों ने कहा था कि संडे को हो जाएगा। संडे निकल गया, समझौता नहीं हुआ, तो उसके लिए जिम्मेदार फिर से नेतन्याहू है। फिर से समझौते के नज़दीक पहुंचे, फिर नेतन्याहू ने रायता फैलाया, फिर ईरान ने शर्तें रखी। अब ईरान की शर्तें बड़ी साफ हैं और वो शर्तें भरोसे की शर्तें हैं। अमेरिका भरोसा दिलाए कि वो जो वादे कर रहा है वो पूरे करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसने किसी के वादे पूरे नहीं किए। आज तक अफगानिस्तान के तालिबान रो रहे हैं, उनके पैसे ले दबा के बैठा हुआ है, तो पहले ये बता कि भैया तू पैसे हमारे रिलीज करेगा। इसी तरह के बहुत सारी शर्तें हैं जिसमें अमेरिका जो है वो इजराइल में और बाकी जगहों पे जो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति होगी कि नहीं होगी। इस बीच में धीरे से इजराइल के नेतन्याहू ये कह के निकल गए कि भाई ये मैं तो कहीं हूँ नहीं, मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा है, तो अमेरिका और उनके बीच का समझौता है, यानी इजराइल इसमें शामिल नहीं होगा। इजराइल इसमें शामिल नहीं होगा तो पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसमें शांति की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे कलेश की जड़ तो इजराइल है। अगर इजराइल ही साथ में शांति के लिए तैयार नहीं होगा तो समझौता क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो ये सब बातें चल रही हैं। इस बीच में एक बढ़िया सा पोस्ट आता है। किसका पोस्ट? डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक, कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी, इजराइल के परंपरागत समर्थक रहे टिप्पणीकार टकर कार्लसन का।
टकर कार्लसन फॉक्स न्यूज़ पे प्राइम टाइम पे लंबे समय तक अपना शो करते रहे, टकर कार्लसन शो, मतलब उनके सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप मान लो फॉक्स न्यूज़ के। और वो अब जो पोस्ट लिख रहे हैं उस पोस्ट में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इजराइल के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए खतरनाक है। टकर कार्लसन का कहना यह है कि भाई साहब, इजराइल लेबनान से पंगा लेके डूबने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि पूरे अरब देशों में जो गाजा का मामला है, इसे नरसंहार के तौर पे देखा जा रहा है और इतिहास में अमेरिका को इस नरसंहार का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ये एक दक्षिणपंथी आदमी कह रहा है जो आमतौर पे इजराइल का समर्थक रहा है। वो इसको नरसंहार बता रहा है और कह रहा है कि इसको नरसंहार के तौर पे पहचाना जाएगा। सिर्फ एक शब्द इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसने पूरा परिभाषित किया। वो ये कह रहा है कि हमने जो नीति बनाई थी रिजिम चेंज वाली, ऐसी नीतियां अक्सर फेल हो जाती हैं और सरकारें और मजबूत हो जाती हैं। जो अंदर से विरोध कर रहे हैं वो भी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। और ईरान के मामले में ये जो रिजिम चेंज की नीति थी ये फेल हो चुकी है और अब ईरान बहुत मजबूत है और पूरा अरब वर्ल्ड वहाँ की सरकारों को छोड़ दें जो अमेरिका से डरती हैं। अमेरिका से जब किसी देश की सरकार डरती है तो उसके अपने नाविक भी मर जाएं तो चुप बैठी रहती है। तो वहाँ की सरकारें भले ही अमेरिका की जेब में बैठी हों, लेकिन जो आपने कत्लेआम मचाया गाज़ा में उसके कारण और लेबनान में जो आप लगातार हमले कर रहे हो, ये भी उसने कहा, इसके कारण अब अरब दुनिया आपसे नफरत करने लगी है। वहाँ के शासक भले कुछ भी सोचते हों, यानी बहरीन ने अमेरिका के अड्डे बनाए हुए हैं लेकिन बहरीन की जनता अमेरिका के खिलाफ है। यूएई अमेरिका का प्रॉक्सी भले ही माना जाता हो, जनता उसके खिलाफ है। सऊदी अरब की जनता खिलाफ है, कतर की जनता खिलाफ है। ये टकर कार्लसन का लिखना है और इससे ये पता चलता है कि ईरान ने कितनी बड़ी विजय इस इलाके में हासिल कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप जितना इसको खींचेंगे उतना कमज़ोर पड़ते चले जाएंगे। और वो ये भी कह रहा है कि अमेरिका की भूमिका पर भविष्य में गंभीर सवाल उठेंगे क्योंकि नरसंहार में आपने साथ दिया। वो ये भी कह रहा है कि आप इजराइल जो कुछ करता है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपका हाथ नहीं, आपकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। अभी जब ये बात हुई कि आज रविवार को समझौता हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने कहा, उसी दिन फिर उसने राजधानी में, लेबनान की राजधानी बैरूत में, साउथ बैरूत में फिर स्ट्राइक किया। 3 लोग मार दिए। कोई भी हमला करो 2-3 बहाने हैं। हमास के लोग थे इसलिए हमने बच्चों के अस्पताल पे गिरा दिया, वहाँ पे हमास का अड्डा था नीचे। और यहाँ पर वो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा हमने, हिजबुल्लाह के पदाधिकारियों को मार दिया। इस तरह की बातें करके जहाँ चाहो हमला कर दो। अब ये जो हमला आपने किया एंड टाइम पे, ये ठीक वैसा ही है। फिर मामले आए, चीज़ें ट्रैक पे आए, फिर उतरें, ख़त्म कर दो। पर ये सब करके आप सोचिए कि ये किस जगह पहुंच गए हैं कि एक तरफ तो ये हो ही रहा है, दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं कि अब सारे अरब देश ईरान को पैसे दे रहे हैं, भाई हमको छोड़ देना, यानी ईरान को मिसाइल जो मारनी है इजराइल पे मार ले। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो मुझे लग रही है, जो अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप समझौता नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कल भी जब वो समझौता होने का दावा कर रहे थे तब भी वो झूठ बोल रहे थे। कैसे झूठ बोल रहे थे? दोनों लोग अपना अपना एक पर्चे पे समझौता लिख के घूम रहे हैं। उधर ईरान घूम रहा है, उधर ट्रंप घूम रहा है। वो कह रहे हैं समझौता हो गया। अब यहाँ पर एक तरफ वाली पार्टी के कागज पे लिखा हुआ है बड़ी वाली कार मिलेगी, फॉर्च्यूनर, इतने किलो सोना मिलेगा दहेज में, ये मिलेगा, फला ढिमका ढिमका। दूसरा लेके घूम रहा है, वो कह रहा है भाई शादी में कोई दहेज नहीं होगा, एक जोड़े में बहू आएगी, 1 रुपए से विदाई होगी, वगैरह वगैरह। और दोनों कह रहे हैं कि समझौता हो गया। दोनों के समझौते एक दूसरे के उलट। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे बड़ी बात कही थी कि समझौते की शर्तों की बात कही थी, अब वो जान लीजिए कि कौन सी शर्तें हैं जिसको डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है और जो ईरान मान ही नहीं सकता है।
कल से ही हरमुज खुल जाएगा। ईरान मान सकता है, जबकि ईरान बार बार कह चुका है कि कुछ भी हो जाए अब यहाँ से वसूली भाई काम करेगा अपना, और यहाँ तो पर्ची कटेगी। इसके अलावा 60 दिन का युद्ध विराम होगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी मांग रहा है ईरान, वो दी नहीं जा रही है। परमाणु कार्यक्रम पे नई बातचीत शुरू होगी, उसका हमने गिरा दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और वो हमको निकालने देगा, ये सब बात कह रहा है वो। और ईरान कह रहा है हमको परमाणु बारे में कोई बातचीत करनी ही नहीं है। सैंक्शन में रिलीफ की बात हो रही है, लेकिन अमेरिका कुछ और कह रहा है, ईरान कुछ और कह रहा है, और फ्रोजन एसेट्स की रिहाई की भी बात हो रही है। यानी एक समय में दो ड्राफ्ट, एक जो ड्राफ्ट आया था मीडिया में, उसको कहा कि ईरान ने गलत ड्राफ्ट लीक कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप अब लेके घूम रहे हैं। आप बताओ मुझे, 24 घंटे के अंदर समझौता होना है, तो भैया 24 घंटे समझौता होना है तो वो समझौता तो कहीं होना चाहिए। यहाँ तो दोनों अलग अलग समझौता लेके घूम रहे हैं, तो कोई समझौता होगा ऐसी मुझे उम्मीद नहीं लगती। अब सिर्फ एक चीज है, डोनाल्ड ट्रंप का मध्यावधि चुनाव का डर, वरना तो अमेरिका खूब माल छाप रहा है, खूब तेल बेच रहा है दुनिया भर में, दबादब उसके हथियार भी बिक रहे हैं, इजराइल भी खरीद रहा है, उसके पास इतने हथियार खत्म हो गए उसके पास अपने लिए नहीं बचे हैं। तो क्या होगा? अब एक ही रास्ता बचा है, इजराइल का इलाज। जब सारे बीमारियों की जड़ एक ही बैक्टीरिया, एक ही वायरस है, तो वह इसी पे हमला करना पड़ेगा। अब क्या है कि ये थोड़ा सा ऐसा एंटीबायोटिक है, ऐसा बैक्टीरिया है जिस पर कोई एंटीबायोटिक काम करता नहीं है। भले ही आप एमिकासिन लगा दो उसका असर नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन लगा दो उसका असर नहीं होगा, सिप्रोफ्लोक्सासिन लगा दो उसका असर नहीं होगा। अब एक जो है ऐसा इंजेक्शन निकला है जो इसको काबू कर सकता है, जिससे तड़पा, वो इंजेक्शन है ईरान नामक एंटीबायोटिक। तो बेहतर होगा कि सारे अरब देश अब अल्टीमेटम दे दें कि इजराइल के पास 10 दिन है भाई, अब तू वापस आ जा। डोनाल्ड ट्रंप को कह दें अब ये तुम्हारी बात नहीं मान रहा है ना, तुम कह रहे हो ना, तो अब तुम हट जाओ, हमको निपटने दो, और सब मिलके एक बार फिर से इजराइल को टाइट करते हैं, उसकी चोरी टाइट करते हैं। जब तक ये नहीं होगा काम नहीं बनेगा। और एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अमेरिका भी खुश, क्योंकि अमेरिका कहेगा देखो डोनाल्ड ट्रंप मैं चुनाव में तो बाहर निकल आया, मैं तो लंबे समय तक रहा ही नहीं, मैंने तो शांति करा दी वगैरह वगैरह। नेतन्याहू भी खुशी रहेंगे कि युद्ध करने को मिल रहा है। जैसे युद्ध होता है नेतन्याहू अपने आप को पाते हैं कि भैया मेरी गद्दी बच गई, ऐसा मैंने आपको बताया था, और इस बहाने इनका इलाज हो जाएगा। और अगर ये इलाज नहीं करेंगे तो ये बीमारी दूर नहीं होगी, कभी भी यहाँ पर स्थायी शांति नहीं हो सकती जब तक इजराइल ताकत में है। और इजराइल को कमजोर करने का काम अमेरिका से तो नहीं होगा, ईरान और ईरान के समर्थन में खड़ा हुआ अरब विश्व इसको बदल सकता है। जब ये होगा तभी कोई रास्ता निकलेगा, वरना यही होता रहेगा। पाकिस्तान कहेगा बातचीत हो गई है, कल ही हो जाएगा। 2 महीने तो निकाल दिए उन्होंने, कल समझौता हो जाएगा, परसों समझौता हो जाएगा, फिर तीसरे दिन मैं आज बर्बाद कर दूंगा, फिर समझौता हो जाएगा, फिर कह रहा है आज मैं आग लगा दूंगा। यही सब चलता रहता है, और ये सब नूरा कुश्ती और ड्रामे वाली होती रहेगी। और इससे जो है नोट छापे जाते रहेंगे शेयर बाजार में। कैसे छापे जाते हैं मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि शांति के इतने नज़दीक जाने के बाद भी कोई शांति होने के आसार हैं, क्योंकि ईरान जो गारंटियां मांग रहा है वो गारंटी नहीं है, वो सीधे सीधे कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, तू है कौन, तेरी हैसियत क्या है, तेरी जुबान का क्या भरोसा, तू पहले ये साबित कर कि तू जो जुबान दे रहा है वो जुबान पक्की है। वो कह रहा है कि गारंटी दो कि तुम सैंक्शन हटाओगे, क्योंकि जो JCPOA था उसमें 6-7 देश शामिल थे ओबामा के टाइम में। उसमें वादा किया गया था कि प्रतिबंध छोड़ देंगे, लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बदल दिया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका दोबारा पलटी नहीं मारेगा? इसलिए ईरान बोल रहा है कि भाई साहब आ जाओ, क्या हमारी जो संपत्ति तुमने दबा रखी है वो छोड़ोगे? $25 अरब हैं। ईरान
बार बार कह रहा है भाई मेरी संपत्ति दो। अब वो कह रहा है गारंटी दो, पैसा कब मिलेगा, किस बैंक से मिलेगा, क्या नई शर्तें होने वाली हैं, अमेरिका बाद में मुकरेगा तो नहीं। हिजबुल्लाह और लेबनान को ले लो, चाहे हूती को ले लो, चाहे वो गाज़ा को ले लो। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई युद्ध नहीं होगा, गारंटी दिलवाओ इजराइल से, और तुम भी गारंटी दो, क्योंकि इजराइल जो कुछ कर रहा है तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और परमाणु रियायतों में, परमाणु कार्यक्रम में अगर मैं रियायत देता हूं, ईरान रियायत देता है, तो हमें बदले में क्या मिलेगा? क्योंकि पहले भी हमने रियायत दी और हमको उल्लू बना के आप निकल गए। इसलिए हर तरफ से एक बड़ी कहानी ये निकल के आ रही है, अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है। समझौता करने के नाम पे वो शांति और समझौते का नाटक करता रहेगा चुनाव तक। इजराइल समझौता चाहता नहीं है, क्योंकि समझौता हो गया तो नेतन्याहू की कुर्सी नौकरी चली जाएगी। तो अब अगर शांति चाहिए तो इन दोनों का इलाज करके ही आएगी। और अभी ईरान इस हालत में है कि इनका इलाज कर सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको सरलता से सारी बात समझ में आ गई होगी। आ गई हो तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। नमस्कार, जय हिंद।